हेलो डियर स्टूडेंट्स, जितने लोग जेई की या नीट की तैयारी करते हैं तो बहुत से लोगों के पास एक बुक होती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एससीवी। ठीक, तो उस एससीवी में बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बट कुछ प्रॉब्लम कुछ खास ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये प्रॉब्लम सबसे अच्छी लगती है। ठीक, अच्छी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिगरस कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, बेसिक फंडामेंटल यूज होते हैं और तब भी प्रॉब्लम का आंसर करना टेक्निकल होता है, डिफिकल्ट होता है। बेसिक चीजों का ही यूज है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है, इसके बाद भी वो हमको काफी डिफिकल्ट लगती है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स और ऑब्जेक्टिव 2 का प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव 2 का मतलब है कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 2 का लास्ट प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स का, रेस्ट एंड मोशन का। ओके, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। मैं तुमसे बोलूंगा पहले प्रॉब्लम मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, आंसर्स निकालना उसके, फिर मैं डिस्कस करूंगा और फिर बाद में रीचेक करना कि क्या तुमने सही किया था या तुमने गलत किया था। ठीक, और ये बात मुझे कमेंट करके बताना भी, ठीक, कि क्या तुमने वाकई में आंसर सही किया था या आंसर सही किया था लॉजिक सही नहीं थी, आंसर गलत किया था तो क्या लॉजिक में गलती कर दी। ठीक, और मैंने बोला था फुल ऑफ लॉजिक्स एंड रीजंस एंड नो रिग्रेस मैथमेटिक्स इज हियर। सोचने वाला, इमेजिनेशन, हमें इमेजिन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमें विजुलाइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो हम उन सिचुएशंस तक पहुंच पाते हैं जो एक्चुअली दिखाई नहीं जा सकती है और लिखी नहीं जा सकती। ठीक है ना। अगर लिखी जाएंगी तो बहुत सारे पेजेस भर जाते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ब्रेन का अच्छा यूज करना। ओके, चलो चलते हैं, सीधे आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव 2 का है, मोर देन वन ऑप्शंस में बी करेक्ट। और लास्ट प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स मतलब रेस्ट एंड मोशन का। पढ़ देते हैं प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है दो फ्रेम से पार्टिकल, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन देख रहे हैं और दोनों ही फ्रेम से वो हमें कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, सॉरी 4 दिख रहा है। अब 4 ऑप्शंस हमारे पास है और ये चेक करना है कि 4 में से कौन से गलत है और कौन से सही है। हाँ, एक से ज्यादा सही हो सकता है, ये बात मैंने पहले बता दी थी। ओके, सबसे पहले आते हैं पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन बोलता है द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सोचो, फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल देना होगा कि हमको ये पता चल जाए कि नहीं ये बात गलत है। वैसे एक बात सबको पता है कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से मतलब नहीं होता है। वेलोसिटी अगर बदल रही है देन दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, तो एक काउंटर एग्जांपल तो आ ही सकता है। एक सिचुएशन तुरंत इमेजिन करनी चाहिए कि ऐसा कब हो सकता है। अब एक पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक, और 2 फ्रेम्स हैं और दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है ना। चलो मान लेते हैं एक बस है और उसके पीछे एक कार है और बस का एक्सेलरेशन v4 है और कार का एक्सेलरेशन v4 है और एक मैं उसके आगे खड़ा था, रोड के किनारे खड़ा था, बीच में नहीं खड़ा था, भिड़ जाऊंगा। तो बस वाला मेरा एक्सेलरेशन कितना देखेगा? 4, और कार वाला भी कितना देखेगा? 4 देखेगा। लेकिन बस के पास 4 एक्सेलरेशन का मतलब कोई सर्टेन वेलोसिटी तो हुई नहीं। हो सकता है बस उस समय 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही और कार उस समय हो सकता है 150 से जा रही। तो एक्सेलरेशन 4 है, वेलोसिटी में भी एनीथिंग, मतलब दोनों की बस को मान लेता हूं फ्रेम S1 और कार को मान लेता हूं S2। तो S1 S2 की वेलोसिटीज अलग अलग है बट एक्सेलरेशन सेम है, तो भी तो हमको 4 दिखा ना। किसके पास? मेरे पास। बस पर बैठा ऑब्जर्वर बोल रहा है कि इसके पास 4 एक्सेलरेशन है और कार पर भी बोल रहा है कि इसके पास 4 एक्सेलरेशन है। इसका मैंने जो बात डिस्कस करी उसको समझना। एक फ्रेम ये था एंड दिस फ्रेम इज कार और एक फ्रेम ये था एंड दिस फ्रेम इज बस और किनारे कहीं मैं खड़ा था। इस बस के पास एक एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस कार के पास भी एक एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात मुझे और बताना, अगर मैं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन दे दूं तो क्या तुम वेलोसिटी बता पाओगे? नहीं, इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती। मान लेते 100 किलोमीटर पर आवर और बस की वेलोसिटी को मान लेते 120 किलोमीटर पर आवर। दोनों से एक्सेलरेशन हम मेरा सेम दिखा इनको, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कतई भी सही नहीं हो सकता है।
ओके चलो ठीक है। अब वो समझ गया कि तुम पहले ऑप्शन के बारे में जान चुके। एक बात और बता दूं, इस प्रॉब्लम की पूरी ब्यूटी इस डिस्कशन के आखिरी पार्ट में, जब हम लोग इन दो पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन कीप वॉचिंग विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी और बहुत मजा भी आएगा। ओके अब वो समझ गया कि तुमने ऑप्शन 1 जिसने चूज कर लिया होगा, समझ गया होगा, तो उसके लिए आगे उसने एक प्रॉब्लम और दे दी। क्या दे दिया? द फ्रेम्स में बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कहता है ठीक है, फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे, जैसे यहाँ पे चल रहे थे 120 था और ये 100 था, तो इसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड 20 आ रही थी ना, वेलोसिटी 20 आ रही थी। फिर बोलता है with respect to each other but neither should be accelerated with respect to each other। कहता है ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही? ओके फिर हमें काउंटर एग्जाम्पल निकालना होगा, और वो काउंटर एग्जाम्पल क्या था देख लेते हैं। तुम्हारा एग्जाम्पल अलग हो सकता है। ये कार थी और ये बस थी और ये मैं था, और मैं अब की बार मेरे पास भी एक्सेलरेशन था मान लेते हैं, और मेरे पास एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। ठीक, हमें तो एग्जाम्पल बनाना है, यही तो दिमाग है कि कौन सा एग्जाम्पल बना के हम काउंटर कर दें और ये ऑप्शन पता चल जाए कि सही है कि नहीं है। ओके अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये बस खड़ी होती या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती तो इसका एक्सेलरेशन 0 था, तो उसको मेरे पास कितना दिखता? 4 दिखता। इज इट ओके? और ये कार मान लो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे जाती, तो ये 8 से जा रही है और मैं 4 से जा रहा हूं, तो इसको कितना दिखता? 4 दिखता। ये अपना वाला रिवर्स करके ऐड करता और एक्सेलरेशन आता 4। क्या कंक्लूजन निकला? कि दोनों के पास एक्सेलरेशंस अलग अलग थे, बट इसके बाद भी हमें इसके पास 4 ही दिखाई दिया। तो ये बात भी गलत हो गई कि नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ठीक है, यहां तक तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस थे, असली कहानी तो 3rd और 4th में आती। ठीक, अब क्या करते? 3rd क्वेश्चन को रीड करते। 3rd ऑप्शन को, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी ईदर बी 0 और 8। सबसे पहले दिमाग में यही आता है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 8 आ रहा था और इस एग्जाम्पल में 0 आ रहा था, तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये सही है, लेकिन मैंने और पॉसिबिलिटीज अभी चेक नहीं करी है, क्या और भी कुछ हो सकता है? फिलहाल तो मैंने ऐसे माना है कि 1D मोशन है, और 1D मोशन मान करके मैंने इन दो ऑप्शंस को तो गलत ठहरा दिया, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि दिस मोशन इज 1D मोशन। और अगर नहीं किया गया है तो इन लॉजिक से परफेक्टली तो नहीं बोल सकते कि दीज विल बी द ओनली 2 वैल्यूज 0 और 8। इसका मतलब मुझे अदर पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी, और उस बात का जिक्र उसने किया है। अगर ये ऑप्शन ना लिखा होता तो मैं मान लेता हो सकता है सही हो, लेकिन तब भी एक ऑप्शन तो एक मल्टीपल करेक्ट है तो भी हो सकता है, चेक करना पड़ता है। लास्ट में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 8। एक रेंज बता रहा है कि एक्सेलरेशन आपस में, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, ये डिस्कशन इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक, ओके। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इस वेक्टर को बोल दिया A0। और A0 के बारे में बता देता हूं कि व्हाट इज A0। A0 वेक्टर इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक काम मैं और करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहां से एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे करके, ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूं, और इस सर्किल की रेडियस मान लेता हूं 4। इस सर्किल रेडियस को मान लेता हूं। अभी समझ में आएगा मैंने 4 क्यों माना है।
इस सर्किल की रेडियस को मान लेता हूं 4, और कोई एक लाइन ऐसे यहां से ड्रॉ करता हूं और इस सर्किल पे टच कराता हूं ऐसे, ओके, और एक इसको इससे मिला देता हूं। तो बोल सकता हूं ना इसका और इसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर हुआ। वो पढ़ा होंगे ना, वेक्टर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल ऐड कर देते हैं और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक, अब समझ में आएगा कि मैंने सब कुछ ऐसा क्यों किया। ठीक, मैं एक्चुअली यहां पर बोलना चाहता हूं कि एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्चुअली मैं लिखना चाह रहा हूं। तो एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिख लूं, एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल और प्लस एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब पार्टिकल के एक्सलरेशन जो कि a0 हमने माना में अगर S1 का एक्सलरेशन जो कि पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसको ऐड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा ना। ओके, यहां से एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि a0 था। ऐसे लिख लिया कुछ मैंने। ओके, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा उल्टा करने कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज इक्वल टू a0 और माइनस एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज इट ओके? पार्टिकल के एक्सलरेशन में S1 का एक्सलरेशन अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पार्टिकल का एक्सलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। इज इट ओके? पार्टिकल का एक्सलरेशन लिया, S1 का एक्सलरेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें पार्टिकल का एक्सलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। इज इट ओके? ओके फाइन, इसको मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइनस a S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके मान लेता हूं ये वाला जो एक्सलरेशन था वो S1 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था तो ये उसका ऑपोजिट आ गया, तो माइनस टाइम्स एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस वाले को फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों का सम, इसका और इसका, ये आ गया एंड दैट इज एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1। इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? ये पार्टिकल का एक्सलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो वेक्टर इस डायरेक्शन में था वो एक्सलरेशन था, मैंने कोई भी जनरल ले लिया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस डायरेक्शन का जो वेक्टर था वो था एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये पार्टिकल का एक्सलरेशन S1 के रिस्पेक्ट में मिल गया, राइट? या फिर मैं ऐसे बोल सकता था वेक्टर रिवर्स कर दो तो ये वाला आ जाएगा S1 का एक्सलरेशन पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। और वो क्वेश्चन में गिवन था कि पार्टिकल S1 से जो एक्सलरेशन आएगा वो 4 आएगा, इसलिए मैंने इस रेडियस को 4 लिया। तो सिमिलरली मैं फिर एक लॉजिक और दे देता कि एक वेक्टर और ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? और वो वेक्टर ड्रॉ करते हैं ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये। तो ये वाला वेक्टर, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला जो वेक्टर है ये S2 के लिए लिख देते हैं, दिस इज माइनस एक्सलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो फिर हमें ये जो मिलेगा दैट इज एक्सलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S2 जिसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए और इस सर्किल की रेडियस को मैंने 4 लिया। ओके, अब बात आती रिलेटिव एक्सलरेशन की, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को थोड़ा सा हाईलाइट करके बना देता हूं ऐसे करके। ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर कहीं ना कहीं इसकी जो लेंथ है वो एक्सलरेशन रिलेटिव को शो करता है, S1 के S2 के रिस्पेक्ट में या S2 के S1 के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन यहां मिलती, कुछ पता तो नहीं कोई भी एक्सलरेशन, इसीलिए प्रॉब्लम बहुत अच्छी, ठीक?
अगर ये लाइन यहां मिलती और ये वाली लाइन यहां पर मिली तो ये जो शो कर रहा है दिस इज एक्चुअली रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो इस लाइन की सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी? इस लाइन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी जब ये लाइन सेंटर से पास करे। मान लो मैं बोलता ऐसे, मैं बोलता कि ये वाला वेक्टर इधर जाता और ये वाला वेक्टर इधर आता और फिर मैं इसको मिलाता तो इस लाइन की लेंथ कितनी आती? रेडियस 4 है तो इस लाइन की लेंथ आती 8। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू इस कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ के बराबर होगी एंड दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8। और क्या हो सकता है? अगर मैं बोलता ये वाला इधर आ जाता और दूसरा वाला 0 भी तो हो सकती ना, राइट? ये वैल्यू 0 भी तो हो सकती और दूसरा वाला भी इधर आ जाता ऐसे। तो 0 हम देख चुके थे पहले भी। इसका मतलब कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? अब कॉर्ड की लेंथ की बात कर लेते हैं। ये कॉर्ड थी, वैसे बना देते हैं ग्रीन कलर से थोड़ा सा मोटा करके। अगर ये कॉर्ड होती तो 8 से कम है, 8 से कम है, 8 से कम है। ये वाली कॉर्ड लेता है 8 से कम है और ऐसे करते करते कॉर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी आती? 0। इट मीन्स एक्सलरेशन ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है और ये मैग्नीट्यूड 8 भी हो सकता है और ये मैग्नीट्यूड 0 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना फॉर्मूला लगता है ना कुछ लगता है, बट तब भी काफी कुछ सोचना पड़ता है। इज इट ओके? तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जैसे होता क्या है कि अच्छी बुक्स में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बट हमारी अप्रोच गलत होती है। हमारा पर्पस सीखना नहीं होता है, हमारा पर्पस एनी हाउ टू गेट द आंसर। तो एनी हाउ टू गेट द आंसर करोगे, सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो अभी तो मजा आएगा बट एट द एंड काफी लोग सफर करते हैं, मार्क्स नहीं आते, सेलेक्ट नहीं होते। इसलिए मैं बोलता हूं कि अप्रोच अच्छी रखनी चाहिए। थोड़ी समस्या आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन जब अप्रोच अच्छी रखेंगे तो क्लियरिटी आती चली जाती, सब्जेक्ट समझ में आता चला जाता है और हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनता चला जाता है। और इंटरेस्ट ही सब कुछ होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट आता है तो उसके आउटकम्स आते हैं, उसके रिवॉर्ड्स आते हैं, उसका परफॉर्मेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये सब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई काम में मन नहीं लगता, जबरदस्ती को करवा रहा है तो वो काम अच्छा नहीं होता है। तो मन लगना कब शुरू होगा? मन लगना तब शुरू होगा जब हमको क्लियरली दिखने लगेगा, कॉन्सेप्ट दिखने लगेंगे, समझ में आएगा तो मन करेगा कि नहीं करते। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, वो हमसे निकलेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक? तो रट रट के तो कुछ होने वाला नहीं, ना कुछ होता है, बस अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अपनी अप्रोच को हमेशा सुधारने की जरूरत है। ओके, मिलता रहूंगा ऐसे एक लेक्चर अच्छे से क्वेश्चन लेकर के। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।